हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज वीडियो 4 ऑफ आवर टॉपिक ऑफ द डे सीरीज एंड आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री बिल्स एंड इट्स टाइप। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज बिल, टाइप ऑफ बिल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंजॉय नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने DU LLB एंड DHU LLB की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हमारे लगभग सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लैट और आईलेट की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बिल? सो बिल इज बेसिकली आर ड्राफ्ट स्टैट्यूट which become law when it is passed by both the houses of the parliament and receives president assent। मतलब क्या है? बिल एक ड्राफ्ट स्टैट्यूट होता है जो जब दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का असेंट प्राप्त कर लेता है तब वो एक्ट बन जाता है। अब टाइप ऑफ बिल की बात करते हैं। देखिए, बिल को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन बिल्स दो टाइप के होते हैं, पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी बिल आर ऑफ फोर टाइप: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 इसकी बात करता है, मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 117 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल Article 368. Ordinary bill basically concerned with any matter other than financial matter. फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के जितने भी मैटर हैं वो सब ऑर्डिनरी बिल में कवर होते हैं। मनी बिल, इट बेसिकली कंसंट्रेट्स ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो गया या फिर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई मैटर हो गया। सो इट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड दीज थिंग्स। फाइनेंशियल बिल की अगर हम बात करें, इट कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स बट डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल मैटर, लेकिन ये मनी बिल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में अगर अमेंडमेंट करना है या कोई सुधार करना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना पड़ेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन पे अगर हम बात करें, सो बिल दो टाइप के थे, दैट इज पब्लिक या गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल की अगर हम बात करें तो पब्लिक बिल ये हमेशा मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। सरकार का कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा पब्लिक बिल, उसे हम पब्लिक बिल कह देते हैं। और 7 दिन पहले इसकी प्रायर नोटिफिकेशन आती है कि ये पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन एनी डे। और इसको किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मंडे टू लेके फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी भी दिन इस पर डिस्कशन हो सकती है। सो दिस इज अबाउट पब्लिक बिल। वे प्राइवेट बिल की अगर हम बात करें तो अगर कोई और एमपी, मिनिस्टर को छोड़ के अगर कोई और एमपी दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बिल प्रेजेंट करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। एंड ये कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर अदर देन मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपको प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आपको 1 महीने पहले ही इसके रिगार्डिंग नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और डिसमिशल इज डिसाइडेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। मतलब क्या है, अगर आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल तो स्पीकर की परमिशन होगी, उसी के बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर स्पीकर एडमिट करता है कि हाँ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये रेलेवेंट है, तो ही इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और सिमिलरली अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का चेयरपर्सन डिसाइड करता है। एंड दिस बिल इज इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज। इस बिल को केवल और केवल फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। और अभी तक केवल 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो एक्ट की शक्ल ले चुके हैं, केवल 14। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स की। देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें, सो एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा, आप किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड ये किसी के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी मिनिस्टर द्वारा भी। दैट इज, इट कैन बी पब्लिक और इट कैन बी अ प्राइवेट। अब ऑर्डिनरी बिल की हम बात करें तो इसका प्रोसीजर जो होता है, ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और इसके बाद फिर सेकंड हाउस में जाता है, वहां पे भी ये तीनों प्रोसेस फॉलो होते हैं। फिर प्रेसिडेंट के असेंट लगने के बाद ही ये एक्ट बनता है। अब प्रोसीजर कैसे होता है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल किसी भी हाउस में, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो लोकसभा, या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो राज्यसभा। आप लोकसभा का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल। सो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल in either house of the parliament and its publication in the official gazette। इंट्रोडक्शन, इंट्रो प्लस पब्लिकेशन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट कर देता है
फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं होती, इस स्टेज में कोई भी डिस्कशन नहीं होती। डिस्कशन स्टेज और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है वो होता है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि पूरा जनरल एंड डिटेल स्क्रूटनी होती है यहाँ पे बिल पे, और पूरा डिस्कशन होता है, बिल को यहाँ पे फाइनल शक्ल मिलती है। और इस सेकंड रीडिंग में 3 सब स्टेज होते हैं, आइदर जनरल डिस्कशन, सेकंड वन इज कमिटी स्टेज, एंड थर्ड इज कंसिडरेशन स्टेज। सो जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज, ये तीनों स्टेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्टेजेस हैं। एंड यहाँ से जब डिटेल स्क्रूटनी हो जाती है तब ये जाता है थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में कोई डिबेट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती, केवल इसके रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस पे बात होती है। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन मतलब ये वोटिंग स्टेज होता है, यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता बिल में कि आप कोई अमेंडमेंट प्रपोज करें, बिल्कुल नहीं। या तो आप रिजेक्ट करेंगे या तो आप एक्सेप्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और जब यहाँ पे बिल पास हो जाता है, मान लीजिए थर्ड रीडिंग में बिल पास हो गया है, तो बिल इज सेंट टू द अदर हाउस। बिल कहाँ आ जाएगा? अदर हाउस में। और यहाँ पे भी जब अदर हाउस में बिल जाएगा तो यहाँ पे भी तीनों स्टेज, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, तीनों स्टेज के थ्रू ये बिल गुजरेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे दूसरे हाउस के पास। या तो वो बिल को पास कर दे बिना किसी अमेंडमेंट के, पहला ऑप्शन। दूसरा, बिल को पास कर दे विद सम अमेंडमेंट्स और रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन टू द फर्स्ट हाउस। मान लीजिए राज्यसभा ने कहा कि इसमें आप ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट कीजिए, और वो अमेंडमेंट ऐड ऑन करके लोकसभा को वापस कर दे। तो अब लोकसभा अगर इसको पास कर देता है तो फिर ये कहा जाएगा प्रेसिडेंट असेंट के पास। सिमिलरली थर्ड होता है कि बिल को पूरा रिजेक्ट कर दे कि बिल हमें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, ये बिल्कुल ही खराब है, तो ये बिल्कुल भी पास हो ही नहीं सकता। एंड फोर्थ जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि कोई भी डिसीजन ना लें और बिल को पेंडिंग ही पड़ा ही रहने दें, कि इस बिल पे चर्चा ही ना करें। जब ये बिल पास हो जाता है विदाउट अमेंडमेंट या विद अमेंडमेंट भी राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया, और लोकसभा में भी पास कर दिया जाता है अमेंडमेंट को, तो फिर ये जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अब बिल व्हेन पास्ड बाय द सेकंड हाउस, ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपनी असेंट दे दें, मतलब अपनी मंजूरी दे दें उस बिल पे, या फिर अपनी मंजूरी ना दें और रोक के रखें कि मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में डिसाइड करूंगा, और या फिर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, वापस भेज दें कि आप दोबारा रिकंसिडर कीजिए। लेकिन अगर दोबारा सेम ही बिल आ जाता है वापस, तो प्रेसिडेंट साहब को साइन करना ही करना पड़ता है। और जब प्रेसिडेंट साहब इस पे असेंट कर देते हैं तो बिल जो है वो एक्ट की शक्ल ले लेता है। सो ऑर्डिनरी बिल एक्ट ऐसे बनता है। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं मनी बिल की। आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट मनी बिल। मनी बिल बेसिकली रिवॉल्व अराउंड फ्यू ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स, या फ्यू या फिर केवल इन्हीं प्रोविजन से रिलेट करता है मनी बिल। कोई टैक्स के ऊपर बात है, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, उसके ऑल्टरेशन या उसके रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है टैक्स से, तो मनी बिल से कंट्रोल होगा वो। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, यूनियन ऑफ इंडिया कोई मनी बोरो कर दिए कहीं से, तो वो भी मनी बिल से कंट्रोल होगा। कंसोलिडेटेड या कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया है, अगर उसकी कस्टडी की बात आती है, पेमेंट ऑफ मनी की बात आती है उसमें, या फिर उसमें से विड्रॉवल की बात आती है, तो भी मनी बिल के थ्रू ही वो काम होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो भी मनी बिल के थ्रू ही होगा। इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, या फिर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट ऑफ मनी की अगर कोई भी बात है, तो मनी बिल से गवर्न होगा। सो इनमें से अगर कोई भी मैटर है जो इसके इंसिडेंटल है या इसी से रिलेटेड है, तो वो मनी बिल से ही गवर्न होगा। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इट इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड हिज डिसीजन इज नॉट चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और ना ही उसको प्रेसिडेंट के आगे आप चैलेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। इसके साथ साथ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा जब इस मनी बिल को पास कर देता है तो इसको सेकंड हाउस दैट इज राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। कंसिडरेशन में राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, वो केवल अपने रिकमेंडेशन दे सकता है कि हाँ जी इसमें आप ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। इसके साथ साथ
और वो कुछ नहीं कर सकता और उसके पास दूसरी कोई पावर नहीं होती है। अगर राज्यसभा उसको रिटर्न कर देता है विद इन 14 डेज विद सम रिकमेंडेशन, तो अब लोकसभा के पास होता है कि या तो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि उसको एक्सेप्ट करना ही करना है लोकसभा को राज्यसभा की रिकमेंडेशन। और अगर विदाउट रिकमेंडेशन पास कर देता है तो वो तो ऐसा माना जाता है कि बिल जो है राज्यसभा से पास हो गया। वहीं अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा मनी बिल रिटर्न नहीं करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा मनी बिल रिटर्न नहीं करता है तो उसको मान लिया जाता है कि वो बिल उन्होंने पास कर दिया है। और इन दोनों सिचुएशन में उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। देखिए फाइनेंशियल बिल को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर हम फाइनेंशियल बिल की बात करें, सो वन इज मनी बिल, सेकंड इज फाइनेंशियल बिल 1 एंड थर्ड इज फाइनेंशियल बिल 2। मनी बिल की अगर हम बात करें तो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट नॉट वाइस वर्सा। जितने भी मनी बिल हैं वो सब फाइनेंशियल बिल हैं बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है आपको। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। देखिए फाइनेंशियल बिल 1 की अगर हम बात करें, सो कंटेन्स मैटर इंक्लूड इन मनी बिल and other matters of general legislation. So money bill plus other matter of general legislation जो भी रिलेटेड है वो फाइनेंशियल बिल 1 में होगा। एंड सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो इट इज सिमिलर टू मनी बिल इन 2 वेज। फर्स्ट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नंबर 1, और नंबर 2 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको लोकसभा में ही केवल इंट्रोड्यूस करते हैं और ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस होता है फाइनेंशियल बिल 1। और डिसिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसीजर होगा ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा। दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता है वही सेम प्रोसीजर इसका होगा। वेयर फाइनेंशियल बिल अगर 2 की बात करें तो इट इज गवर्न बाय सेम प्रोसीजर ऑफ द ऑर्डिनरी बिल एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। Now talking about constitutional amendment bill. So article 368 of Indian constitution talks about the procedure for the amendment of the constitution और ये बात करता है कि constitutional amendment bill को कैसे introduce करते हैं। ये जो provision है ये borrow किया गया था from South African constitution and इसकी अगर हम procedure की बात करें, so constitutional amendment bill introduce होता है in either house of the parliament, either लोकसभा और इन राज्यसभा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इंट्रोड्यूस करने के बाद बिल पास सेपरेटली बाय 2 हाउसेज। हर हाउस के द्वारा सेपरेटली इसको पास किया जाएगा, आइदर बाय सिंपल मेजॉरिटी और आइदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई मतभेद होता है और बिल पास नहीं हो रहा है, अटक जाता है, तो इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, वेयर ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा प्रोविजन है विच इज अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस केस में इट मस्ट बी पास बाय हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सो अगर ये चीजें हो जाती हैं और दोनों हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। और प्रेसिडेंट की असेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती है। इट शेल बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट साहब इसको विदहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही बिल को वापस भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन एज पर 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like and subscribe and share the video. Thank you so much.